दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। आज से 6 महीने पहले जब मैंने इस फंड का रिव्यू किया था तो उस वक्त टेक्नोलॉजी सेक्टर था वो बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने में जो हालात है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर आईटी सेक्टर में आपको देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या ये फंड अभी भी लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसकी रहती है और क्या रिस्क को आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हैं। और एंड में हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में क्या रिस्क है जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप पैसा यहां पर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज मैं बोल देता हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप जो भी पैसा लगाएं उसको एक तो लंबे पीरियड के लिए लगाइए, 10-12 साल के लिए, और साथ में अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप ऐसे फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचें। तो अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बारी टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में, कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, यानी कि ये जो मेजर अपना पैसा है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में यहाँ पर लगाकर चलता है। और अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स की तो S&P BSE IT इंडेक्स इसका अभी बेंचमार्क इंडेक्स है। लॉन्च डेट की बात कर लें तो दिसंबर 2015 में ये फंड शुरू हुआ था, तो यानी कि अभी 5-6 साल पुराना ये फंड हो चुका है। तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा अब इस फंड के पास यहाँ पर आ चुका है। नहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की तो मिस मीता शेट्टी जी इस फंड को सिंस नवंबर 2018 यहाँ पर मैनेज कर रही हैं। तो एक फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है सेम फंड मैनेजर के साथ वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप लॉन्ग टर्म में उस फंड की परफॉर्मेंस, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये सबको कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं। तो अभी लगभग आप देखेंगे 3.5-4 साल से सेम फंड मैनेजर इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एक काफी पॉजिटिव बात है इस फंड के लिए। और उनके साथ वेंकट सामला जी ने भी इस फंड को नवंबर 2020 में यहां पर ज्वाइन किया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो फंड साइज इसका 5500 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो देखिए वैसे अगर आप देखते हैं तो 5500 करोड़ का फंड साइज बहुत ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन सिंस ये एक ही सेक्टर में पैसा लगाता है तो हो सकता है आगे चल के इस फंड को प्रॉब्लम आए अपने जो फंड है उसको मैनेज करने में, क्योंकि सिंस यहां पर जो ऑप्शंस होती है इन्वेस्टमेंट की वो काफी ज्यादा लिमिटेड इस फंड के पास हो जाती है। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे तो देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किस कैटेगरी की कंपनी में पैसा लगाए। मेजरली बस उनको ये ध्यान रखना होता है कि वो मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाए। तो लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये फंड सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है ताकि जो फंड का रिस्क है उसको मैनेज किया जा सके। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है। एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एलोकेशन है। तो आप इस फंड में अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि मेजरली ये फंड आईटी सेक्टर की लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रही है, तो वो चीज का ध्यान रखते हुए आप इस फंड में पैसा लगाइएगा। अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशो की तो काफी कम एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है, सिर्फ 0.35% की एक्सपेंस रेशो है। तो एक्सपेंस रेशो काफी अच्छी लगती है, यहां पर काफी सस्ती एक्सपेंस रेशो यहां पर इन्वेस्टर से चार्ज की जा रही है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 1.11% की होती है, तो काफी सस्ता यहां पर ये दिखता है अगर आप कैटेगरी एवरेज से भी इसको कंपेयर करते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड भी काफी लिमिटेड है। अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 30 दिन के अंदर निकाल लिया तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा, और अगर आप 30 दिन के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो उस पैसे पे आपको कोई भी किसी भी टाइप का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं और इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं इसकी रिस्क रेशियोज को देखकर। तो रिस्क रेशियोज की अगर आप बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन 23.02% के आसपास दिखती है, और अगर आप इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे तो कैटेगरी एवरेज 18.68% की है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक फंड का जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी वो दिखाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में थोड़ा यहां पर हायर साइड पे इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन इस वक्त दिख रही है। वहीं दोस्तों शार्प रेशियो किसी भी फंड का यह बताता है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है। तो शार्प रेशियो के मामले में यह फंड काफी अच्छा दिखता है, काफी अच्छे रिटर्न्स ये अपनी कैटेगरी एवरेज से यहां पर जनरेट कर पा रहा है।
उसके अलावा टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को। तो सिंस ये फंड एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाता है तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस इसके पास नहीं होती है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने की, बहुत ज्यादा बाय और सेल करने की। तो यहां पर ये चीज अच्छी है कि ये फंड बहुत ज्यादा यहां पर अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करता है, सिर्फ 26% की टर्नओवर रेशियो है। और जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है वो ये दिखाती है कि एक फंड किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके उसे लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है। तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छी बात मुझे लगती है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर सेक्टर एलोकेशन पे बात कर लें तो जैसे कि हमने बात की थी मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही पैसा है 77% के आसपास। उसके अलावा कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत यहां पर पैसा है, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल सेक्टर में भी थोड़ा बहुत यहां पर पैसा दिखता है, लेकिन जो मेजर एलोकेशन है वो यहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही आपको देखने को मिलती है। तो इन्वेस्ट करते हुए इस चीज का ख्याल रखिएगा। कंपनीज देख लेते हैं टॉप 10। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि मेजरली सारी यहां पर लार्ज कैप कंपनीज दिखती हैं। अगर आप टॉप 10 में भी देखेंगे इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, विप्रो, एम्फेसिस, एल&टी, इन्फोटेक, तो मेजरली अगर आप देखेंगे यहां पर लार्ज कैप कंपनीज दिखती है। और दूसरी चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है कि बहुत ज्यादा पैसा इसने टॉप 4-5 कंपनीज में ही लगाया हुआ है। अगर आप यहां पर देखेंगे टॉप 5 कंपनीज में ही 50% एलोकेशन किया हुआ है। तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो काफी हो जाता है और ये 10 कंपनीज कैसा परफॉर्म करती है उस पे इस फंड के परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा असर आता है। तो वो चीज आपको समझनी है कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और जो पोर्टफोलियो है वो मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज का है। तो ये दो चीजें एक रिस्क पे आपकी जाती है। जैसे हमने अभी देखा है पिछले 6 महीने से टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, आईटी सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसका इंपैक्ट इस फंड के परफॉर्मेंस पे भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम रिटर्न्स पे यहां पर बात कर लें तो एक साल में अगर आपने एक साल पहले यहां पर 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो एक साल में वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 11,000 के आसपास बनाए हैं। 3 साल में 29% और यहां पर 5 साल में भी 29% की रिटर्न इस फंड ने दी है। तो अगर आपने 5 साल पहले 10,000 रुपए लगाए होते वो पैसा इसने आपका 35,000 से भी ज्यादा का बना दिया है। तो रिटर्न वाइज काफी अच्छा दिखता है, पैसा काफी अच्छा बना है। 3 सालों में पैसा आपका डबल हो गया है, 2 सालों में भी पैसा डबल हुआ है, 51% की रिटर्न 2 साल में आई है। और अगर आपने दिसंबर 2015 में इस फंड में इन्वेस्ट किया होता यानी कि इसकी इंसेप्शन में, तो वहां से भी अगर आप देखेंगे तो 21% की रिटर्न्स यहां पर जनरेट हुई है। तो रिटर्न वाइज काफी अच्छा फंड ये लगता है। और अगर आप यहां पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहां पर आपको रिस्क समझने की बात आ जाती है। अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी कराई होती तो एक साल में आपको नेगेटिव 19% की रिटर्न इस फंड में मिली है। नेगेटिव 19% की रिटर्न, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की होता है अगर आप किसी एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के फंड में पैसा लगाते हैं, तो वही यहां पर इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। 5 सालों में अभी भी दोस्तों बहुत अच्छी रिटर्न है, 28% की रिटर्न है, 3 सालों में 32 और 2 सालों में 22% के आसपास की रिटर्न है। लेकिन आपको अगर पैसा लगाना है इसमें तो आपको रिस्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि अगर आपको किसी फंड को जज करना है सही मायने में कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे पा रहा है या नहीं, तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलरली बीट कर पा रहा है या नहीं। अब आप इस फंड की रिटर्न्स को अगर बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करेंगे 1, 2, 3 और 5 सालों में अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर दिखती है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी काफी आसानी से ये फंड यहां पर बीट करते हुए आ रहा है। 1 साल में 10% की रिटर्न है, 2 साल में 51, 3 और 5 सालों में 29% की, और हर टाइम पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाते हैं किसी पर्टिकुलर फंड में, तो आपको 1-2 चीजें यहां पर ध्यान रखनी है कि यहां पर जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो समझकर आपको यहां पर पैसा लगाना है। और आप अगर 10-15 साल का एक पीरियड लेकर चल सकते हैं तो ही आप ऐसे फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचिएगा। इसके लिए मैं एक बार आपको लेकर चलता हूं निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट पे, उससे आपको एक बेटर समझ आएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपको एटलीस्ट 10-12 साल का एक टाइम
हॉरिजॉन लेके चलना है अगर आप आईटी सेक्टर के फंड्स में पैसा लगाते हैं तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट खोला है पिछले 20 सालों का, और यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि लगातार 3-4 साल तक आपको कोई भी किसी भी टाइप की रिटर्न्स ना मिले। अब देखिए मैं आपको यहां पर स्पेसिफिक पीरियड्स दिखाता हूं। आप देखिए फरवरी 2015 में निफ्टी आईटी इंडेक्स 12,660 के आसपास चला करता था और उसके बाद लगभग कोई रिटर्न इस पीरियड में नहीं मिली। तो फरवरी 15 के बाद जो यहां पर ये अपनी इस लेवल्स को कब छू पाया है, जनवरी 2018 में, यानी कि लगभग 3 साल तक इस इंडेक्स ने कोई रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके नहीं दी है। इससे पहले पीरियड में देख लेते हैं। अब यहां पर आप देखिए दिसंबर 2010 में ये 7500 के आसपास चल रहा था। उसके बाद एक लॉन्ग पीरियड ऐसा था जिसमें कोई रिटर्न्स नहीं आई है और उसके बाद मार्च 2013 के आसपास ये 7300 के आसपास पहुंचा है। और अगर आप देखेंगे कि इसने उस लेवल पे कब पहुंचा है, जुलाई 2003 में, तो यहां पर भी आपने देखा कि 3 सालों में कोई रिटर्न आपने इन्वेस्टमेंट पे अपनी जनरेट नहीं की है। तो ये चीज आपको समझकर चलनी है अगर आप आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं या किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर कई सालों तक आपको रिटर्न्स ही जनरेट करके ना दे। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा पीरियड भी आ सकता है जब 1-2 साल तक आपको रिटर्न्स उसमें ना मिले, तो उस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। और अगर आप आईटी सेक्टर में बात करते हैं तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा है पिछले 5 सालों में। लेकिन ये रिस्क आप एक बार याद रखिएगा अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद दोस्तों।